तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है 10th वाले पे हम लोग आ गए। देखो यहाँ पे मैनी स्कीम्स, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट हैज क्या हो गया, अनाउंस मैनी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी। ठीक है, तो टू बी आया दोस्तों, तो उसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो करप्शन जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम्स इम्पॉसिबल, ऐसा लग रहा है, एक नामुमकिन लग रहा है। क्या करना नामुमकिन लग रहा है, उसको रोकना या उसको स्टॉप करना, ठीक है, उसको फिनिश करना क्या लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। तो सीम्स टू बी एक नेगेटिव सेंस का यहाँ पर हमारा वर्ब आ रहा है। तो सीम्स टू बी क्या हो जाएगा, परमिटेड नहीं होगा, इनिशिएटेड शुरुआत करना, क्रिएटेड करना, है ना। तो आप देखो एलिमिनेटेड हमारा नेगेटिव सेंस का वर्ड है, क्रिएट करना एक हमारा पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, परमिट करना, परमिशन देना किसी को, अलाउ करना, ठीक है ना। परमिटेड का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, तो ये भी हमारा जो है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इनिशिएट करना, है ना, इनिशिएट करना मीन्स टू स्टार्ट, स्टार्ट करना, शुरुआत करना, ये भी है आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। तो ये हमारा एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब टू रिमूव, उसको हटाना, उसको खत्म करना, उसको क्या करना, रिमूव करना, मतलब ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, थोड़ा और इसका डिटेल हम समझते हैं कि एलिमिनेट जो है इसका मतलब टू डिफीट भी होता है, टू रिमूव होता है, और क्या होता है, टू डिफीट करना होता है। ठीक है ना, टू रिमूव होता है और टू डिफीट करना होता है। क्रिएट का मैंने लिख दिया है ना, टू जनरेट, टू डिजाइन या टू मेक, है ना, टू जनरेट, जनरेट करना, ठीक है ना, या फिर डिजाइन करना या बनाना, मेक, टू मेक होता है। ठीक है, और आगे इनिशिएट का मैंने बताया आपको, और देख लेते हैं। इनिशिएट मतलब टू स्टार्ट समथिंग, है ना, टू स्टार्ट कर ही दिया हमने, टू स्टार्ट समथिंग, और परमिट मतलब किसी चीज को अलाउ करना। चलिए, तो ये क्लियर हुआ, टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग, अलाउ समबडी टू डू समथिंग, मतलब ए वाला हमारा राइट है। आप 11th वाला देखते हैं, इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री, इंडिया जो है एक करप्शन फ्री नेशन बन सकता है। अब यहाँ पर कंक्लूजन की बात हो रही है, एंडिंग बताया जा रहा है। भाई एंडिंग में क्या बताया जा रहा है कि भारत हमारा जो है वो बन सकता है, एक करप्शन फ्री देश बन सकता है। कब, तब बन सकता है जब ऑल द सिटीजन्स डैश रूल, सभी के सभी जो सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, वो डैश करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। ठीक है, और कोई पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, भाई एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव नोटेशन पे हम लोग पैराग्राफ की एंडिंग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जितने भी, भाई ये जो हमारा जो देश है भारत, ये बिल्कुल करप्शन फ्री हो सकता है, तब हो सकता है जब जितने भी भारत के नागरिक हैं वो क्या करे, वो डैश करे, कोई एक्शन करेंगे जो पॉजिटिव एक्शन है। तो जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, है ना। तो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बिना एस के। ठीक है, सभी में किसी में भी एस नहीं लगा हुआ है ना। क्यों, क्योंकि सिटीजन्स जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है। ये बिल्कुल आपको कंसेप्ट भी आपका क्लियर करते जाना है कि ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब हमारा जो है वो कैसा होने वाला है, प्लूरल वर्ब ही हमारा आने वाला है, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। मतलब कहीं पे यहाँ पर अगर एस आ गया तो वो तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सभी लेकिन प्लूरल हैं यहाँ पे, तो लेकिन मीनिंग का यहाँ पे फर्क है। ठीक है ना, तो ओनली व्हेन कब हो सकता है, जब जितने भी सिटीजन्स है वो क्या करेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, और एक दूसरे के साथ वो लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे, कॉपरेट करेंगे, कॉर्पोरेट नहीं कॉपरेट करेंगे, है ना। एक समन्वय बनाएंगे, एक होल हार्टेडली, पूरे हृदय से, दिल से जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तभी ये हो सकता है। चलिए, तो फॉलो का मतलब हैपन आफ्टर समथिंग, या टू ओबे या टू अबाइड बाय। ठीक है, फॉलो का मतलब है टू ओबे या अडहेयर टू, ADHERE, अडहेयर टी टू, या फिर अबाइड बाय,
बिल्कुल आप लोग याद रखो कि अबाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन लगता है, और अधर जो है, अधेर जो है, उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, और ओबे जो है वो अलोन आता है, और फॉलो, ये सब के सब जो मीनिंग है एक ही मीनिंग होता है, सभी का जो मीनिंग है आपका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है वर्ड आ गया, इसका एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमको निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ शॉर्ट स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एक मोरल होता है, कोई ना कोई सबक होता है, कुछ हमको सीखने को मिलता है, यूजुअली विथ, ठीक है, यूजुअली विथ एनिमल कैरेक्टर। ऐसी स्टोरी जो एनिमल्स के कैरेक्टर पे बनी हुई है, तो वो हमको याद रखना है, वो होता है फेबल। ठीक है, फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो एनिमल्स के कैरेक्टर की, जैसे जंगल बुक, आपने मोगली जो है वो आपने सुना होगा, है ना, पढ़ा होगा, मोगली के ऊपर जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो एक फेबल है। ठीक है, फिर पैरोडी जो होता है, तो पैरोडी एक नाउन है, और ये एक तरह से किसी का इमिटेशन होता है ना, फीबल इमिटेशन, imitation of some musical story of मतलब किसी का एक पैरोडी, मतलब किसी ओरिजिनल का एक नकली जो है उसका अलग से कोई एक कॉपी जो बनाई जाती है ना, उसकी पायरेटेड कॉपी जो बनाई जाती है, एक बिल्कुल कमजोर, फीबल ही नहीं, फीबल है ना, इसका फीबल होगा, एक बहुत ही कमजोर इमिटेशन, एक रिपीटेशन जो होता है उसको पैरोडी कहा जाता है। ठीक है, हाइम का मतलब होता है एक रिलीजियस पोएम। ठीक है, रिलीजियस पोएम, एक ऐसी कविता जो भगवान के लिए, भगवान के यहाँ जैसे प्रार्थना जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोएम जिसको हम लोग प्रार्थना जिसको हम बोलते हैं, या कीर्तन जिसको हम बोलते हैं ना, कीर्तन भजन जो होता है वो आपका हाइम हो जाएगा। और ऑडी जो वर्ड होता है, ऑडी एक आपका नाउन है, एक लिरिकल पोएम है ना, एक प्रेज फॉर पर्टिकुलर, ये आपका नाउन है, लिरिकल, एक लिरिकल पोएम है ना, लिरिकल पोएम टू प्रेज है ना, किसी की तारीफ करना, प्रेज पर्टिकुलर पर्सन और इवेंट्स, किसी इवेंट में या किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो तारीफ में है ना, जो बताया जाता है, जैसे अकबर के उसमें अकबर का जो कोर्ट होता था, वहाँ पे बहुत सारे पोएट्स होते थे जो उसके तारीफ में जो है बहुत सारे ऑडी वगैरह सुनाते थे, है ना, ऑड सुनाते थे, मतलब बहुत सारे लिरिकल पोएम्स वगैरह गाते थे। ठीक है, तो वो आपका ऑडी यहाँ पे सेंस आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया फेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए इसमें हमको इसका एंटोनिम देखना है, किसका, स्लगिश का। अब स्लगिश जो वर्ड है इसका मतलब होता है वीक। क्या होता है, वीक होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, वीक इनएक्टिव होता है, या फिर डल होता है। ठीक है, डल होता है। तो ये आप देखो, वीक आपका या डल हो गया, ये सब के सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है ना, इसके सिनोनिम है। तो जाहिर सी बात है इसका जो एंटोनिम है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव, इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 14th हमारा जो क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हमको इसका जो ईडियम ये है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसको पता करना है। दोस्तों इसका हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसका मीनिंग हमको जो है पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, अब ये हॉब्सन्स चॉइस में कोई ट्रिक जो है आपकी कोई काम नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल मीनिंग इसका पता होना चाहिए। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस। ठीक है ना, नो चॉइस एट ऑल, बिल्कुल कोई चॉइस होना ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि नो
ऑल्टरनेट चॉइस, नो ऑल्टरनेट या फिर सेकंड कोई दूसरी चॉइस या नो सेकंड चॉइस, दूसरी आपके पास कोई चॉइस उसको सिलेक्ट करने के लिए के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो टू बी एन एग्रेसिव मूड, एक बहुत ही गुस्से के मूड में रहना, व्हेन फेसिंग अ चैलेंज, जब हम किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे एक एग्रेशन की बात नहीं हो रही है, गुस्सा होने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका नहीं होने वाला है। दूसरा क्या देखो, टू एक्सरसाइज द चॉइस टू सरेंडर बिफोर द एनिमी, दुश्मन के सामने जो है हाथ खड़े करना, सरेंडर करना, उसकी भी यहाँ पे जो है कोई बात नहीं हो रही है। ठीक, तो ये आपका सेकंड पॉइंट रॉन्ग। ये पॉइंट हमारा देखो क्या लिखा हुआ है, एंड अपेरेंटली एक फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल ऑल्टरनेटिव, जहाँ पे हमारे पास उसके अलावा जो है कोई और ऑप्शंस नहीं है, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये सी वाला आपका सही है। टू चैलेंज इन अनवर्दी ओपोनेंट, एक किसी अनवर्दी हमारा जो दुश्मन है उसको, जो चीटर जो है या फिर जो दुश्मन है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको चैलेंज करना, वो सेंस में भी यहाँ पर कोई बात नहीं है। सी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका हमको मीनिंग देखना है। ईडियम का देखो क्या लिखा हुआ है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, तो ये तो आप लोगों ने कई बार सुना है। ठीक है, और कंपैरेटिवली ये इडियम आपका इजी भी है। ठीक है, कि भाई फ्यूल टू द फायर, अगर कहीं पर मान लो आग लगी हुई है, ठीक है, उसमें क्या करो, और घी डालना, है ना, हिंदी में हम बोलते हैं ना आग में घी डालना, बिल्कुल ये उसी का इंग्लिश का मुहावरा है। ठीक है ना, आग में घी डालना, और इसका मीनिंग आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी है। ठीक है ना, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, और मुसीबत को बड़ा करना। ठीक है, एक तो परेशानी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, हमारे ऊपर वैसे ही परेशानी है और उसको और ज़्यादा जो है बढ़ाना, तो एक्सप्लॉइट समवन, किसी को परेशान करना, वो सेंस नहीं हो रहा है। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, जो बुरी सिचुएशन है उसको और बुरी करना। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, बैड सिचुएशन को बिल्कुल वर्स कर देना। काम डाउन द सिचुएशन, सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं। ठीक, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आसान करना, वो भी आपका सेंस नहीं हो गया। बी वाला हमारा जो टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, ये आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 4 स्पेलिंग है और एक ही वर्ड की जो है 4 स्पेलिंग आपको दी हुई है। कमोमरेट, ठीक है, कमोमरेट जो है और इसमें से राइट स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, कमेमोरेट, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो ये है। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, पहले तो कम, फिर उसके बाद मे, फिर उसके बाद मो, है ना, और उसके बाद रेट, कमेमोरेट, ये इस तरीके से आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके आपके 4 सिलेबस है, मतलब इसके अगर हम संधि विच्छेद अगर हम लोग इसका करेंगे तो इसका 4 पार्ट में इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कम में मो, कमेमो और रेट। ठीक है, रेट, अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कमेमो रेट। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे बन जाएगा। हिंदी में अगर इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कमेमो रेट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका जो है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कमेमोरेट जो है बी वाला आपका एकदम राइट हो गया। और इसका जो मीनिंग होता है, टू रिमेंबर ऑफिशियली एंड गिव रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट पर्सन, है ना, आप इसको बोल सकते हो। कमेमोरेट का मतलब होता है टू गिव रिस्पेक्ट, है ना, टू गिव रिस्पेक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो टू रिमेंबर ऑफिशियली, टू रिमेंबर ऑफिशियली, किसी को बिल्कुल एकदम बिल्कुल औपचारिक तौर पर किसी को याद रखना, उसको पुष्पमाला से उसका स्वागत करना। ठीक है, उसको उसके बारे में बात करना। ठीक है, या फिर उसको कुछ ऐसे आदर पूर्वक उसको रिस्पेक्ट देना, वो आपका जो है पूरा का पूरा कमेमोरेट में सेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अ स्टैच्यू, है ना, अ स्टैच्यू हैज बीन build,
है ना, बिल्ड बिल्ड टू कमोमरेट आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया कि एक स्टैच्यू बनाई गई बिल्ड टू कमोमरेट, उनको याद करने के लिए। किसको याद करने के लिए? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को जो है याद करने के लिए। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब इसका हमको जो है सिनोनिम देखना है। देखो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। ठीक है ना, क्या होना? कमी होना। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका हमको सिनोनिम चाहिए। तो अबंडेंस, देखो डेफिशिएंसी आपका कमी होना, मतलब आपका ये एक नेगेटिव सेंस का आपका वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सफिशिएंसी तो नहीं होगा। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इनफ, है ना, इनफ है। इसका क्या सिनोनिम देखना है ना, इनफ है या फिर काफी, है ना, काफी है, या फिर अबंडेंस, अबंडेंस, है ना। अबंडेंस का मतलब भी होता है काफी, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव सेंस, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस। और एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब काबिलियत, है ना। एफिशिएंसी मतलब काबिलियत, है ना, या फिर हम बोल सकते हो इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस। मतलब ये भी जो है आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। मतलब इनएडिक्वेसी, ना काफी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ना काफी, इनएडिक्वेट, है ना, या इनसफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, या फिर डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट, है ना। तो ये आपका जो है परफेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट सिनोनिम? डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, लैक ऑफ समथिंग, या इनएडिक्वेसी। आप इसके कुछ और हम देखते हैं। इनएडिक्वेसी, देखो क्या हो जाएगा? एक इनएडिक्वेसी, या फिर लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ओवर सप्लाई या सरप्लस। ठीक है, इन सब का जो मीनिंग है सरप्लस होता है या ओवर सप्लाई। ठीक है, एक लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी, उस चीज की बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या होना? अवेलेबिलिटी होना। इसको प्लेथोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेथोरा बोलते हैं, या फिर सफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? सफिशिएंट। ये सब के सब जो है इसके आपके सफिशिएंट के इसके एंटोनिम्स हो गए, और इसके सफिशिएंसी के जो है सिनोनिम्स हो गए। डेफिशिएंसी का हमारा जो राइट आंसर है वो इनएडिक्वेसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमको चाहिए, दैट मीन्स सेम। चलिए इसका हमको चाहिए वन वर्ड। क्या लिखा है? इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसा बंद एरिया जहां पर एयरक्राफ्ट्स वगैरह को रखा जाता है और उनको रिपेयर भी किया जाता है। ठीक है, रखकर उनको क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं क्या? उसको बोला जाता है हैंगर। देखो दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। ठीक है, ये होता है GER और ये होता है GAR, और दोनों में डिफरेंस है। तो ये दो बार ए जो आया आपका हैंगर जो वर्ड आया, इसका मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सा एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह को रख के उनका रिपेयर वगैरह, उनका जो रूटीन जो चेकअप का काम है वो सारा किया जाता है। ठीक है, उसको हैंगर कहा जाता है। एक होता है हैंगर जो हमारे घर में होता है ना, एक वायर होता है जिस पे कपड़े सुखाते हैं। ठीक है, अ मेटल, है ना, अ मेटल और वुडन
रॉड, ठीक है, रॉड या फिर वायर, वेयर क्लोथ्स आर ड्राइड, जहाँ पर कपड़े सुखाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हैंगर, ठीक है। और ये हर्बिंगर जो होता है, ठीक है ना, हर्बिंगर आपका जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई साइन, ठीक है, कोई मैसेंजर, है ना, साइन, अ मार्क, कोई मार्क या साइन, और अ messenger to show that something bad is going to happen, है ना, एक ऐसा साइन, एक ऐसा सिंबल जो खतरे का आह्वान करवाता है ना, खतरे के बारे में हमको सचेत करवाता है, बताता है कि कुछ ना कुछ जो है बुरा होने वाला है, उसको बोला जाता है हर्बिंगर। और ये होस का मतलब होता है एक वाटर ट्यूब, एक पानी का ट्यूब जहां से पानी निकलता है, उसको एक बड़ा सा रबर या प्लास्टिक का ट्यूब दैट कैन, है ना, फ्लो वाटर थ्रू, जैसे ये रबर, ठीक है, रबर और प्लास्टिक ट्यूब, है ना, रबर और प्लास्टिक ट्यूब थ्रू विच वाटर फ्लोस, जिसके थ्रू पानी फ्लो करता है ना, एक रबर का और प्लास्टिक का ट्यूब जहां से जो है आपका वाटर फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस उसको बोला जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको हॉस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये आपका इसका हो गया, ठीक है। और हैंगर का मैंने बताया कि इनक्लोज एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह को हम लोग रखते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, वो आपका हैंगर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमको इसका होस्टाइल का एंटोनिम रखना है। तो होस्टाइल का मतलब होता है बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कंडीशन या बहुत ही एडवर्स कंडीशन जो होती है उसको होस्टाइल कहा जाता है। अनफ्रेंडली आप बोल सकते हो, एग्रेसिव या एडवर्स। होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, ठीक है ना, या एग्रेसिव, बहुत ही गुस्सेल, है ना, एडवर्स बहुत ही एक तरह से ऐसी कंडीशन जो एकदम इन सोशल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो बुरी कंडीशन, वर्स कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो आपका होस्टाइल होता है। और अमिएबल का मतलब होता है लवेबल, है ना, बहुत ही काइंड, लवेबल, ठीक है, या फेवरेबल, है ना, फेवरेबल कंडीशन, लवेबल कंडीशन वो होता है आपका अमिएबल के, अमिएबल हो जाएगा, ठीक है, एकदम फ्रेंडली या प्लेजेंट, फ्रेंडली या फिर प्लेजेंट, ठीक है, ये सब के सब इसके सिनोनिम हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो आपका अमिएबल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, वायलेंट कंडीशंस वगैरह। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका जो है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है। और इसमें हमको सबसे पहले आप देखो क्या होगा, आपका स्टार्टर बताओ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। भाई किसको कहा जाता है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से तो स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ए वाले पॉइंट से हमारा स्टार्टर नहीं होगा, मतलब ए वाला पॉइंट आपका कैंसिल। आगे देखते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर, ठीक है,
ये हो सकता है सभी पार्ट, अर्थ के जितने भी हिस्से हैं वो किससे सराउंड हुए हैं, वो किससे घिरे हुए हैं, वो अर्थ से घिरे हुए हैं। बिल्कुल ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट द एयर ऑल द टाइम। जो इंसान है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर, वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, एयर करते हैं। कहाँ पे, ऑल द टाइम, हर समय करते हैं। इससे भी स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। भाई कौन सी प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस। तो विच प्रोसेस वी डोंट नो, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब डी से हमारा स्टार्टर नहीं है ना। मतलब हमारे पास या तो बी होगा या तो बी होगा हमारा स्टार्टर, या फिर सी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो दिस प्रोसेस, यहाँ पे एक पेयरिंग हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने आपके साइंस में भी पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम किसको कहते हैं। भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, जिसमें लिविंग बीइंग्स जो हैं ब्रीथ इन, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर करते हैं, ठीक है, ब्रीद आउट करते हैं। हवा को जो है ब्रीद इन या ब्रीद आउट को ऑल द टाइम करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब आपका जो है सी और डी का पेयरिंग हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सी और डी का आपका पेयर हो रहा है। आप देखो सी डी का पेयरिंग कहां पर है, सी और डी का यहां पर पेयरिंग नहीं है, सी और डी का यहाँ पर पेयरिंग है। इसका मतलब डी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आप देखो बी से हम स्टार्ट करेंगे, बी हमारा स्टार्टर है। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ जो है वो किससे सराउंड है, किससे घिरा हुआ है, हवा से घिरा हुआ है, ठीक है ना, हवा से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो इसका भी पेयरिंग बन रहा है, बी और ए का आपका पेयरिंग बन रहा है। देखो पूरे जितना भी पार्ट है और धरती के आसपास वो पूरा का पूरा घिरा हुआ है, सराउंडेड है किससे, एयर से, और इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये बी और ए का भी आपका पेयरिंग बन रहा है। उसके आगे देखो लिविंग बीइंग्स जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, एयर को ही ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। मतलब हमारा जो है डी वाला, बी ए सी डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 21 वाला। आप देखो यहां पर ग्रामेटिकल एरर हमको बताना है किसमें है। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द साइंटिस्ट इज दैट हिज discoveries and inventions are utilized to the overall डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, कि इसका थोड़ा मीनिंग समझते हैं। कि देखो सबसे पहले तो वन ऑफ आया, वन ऑफ का एक रूल याद रखो, ठीक है, वन और ऑफ, ठीक है, याद रखो। वन ऑफ आया, उसके बाद नाउन आएगा प्लूरल, कौन सा आएगा, नाउन आएगा प्लूरल, और वर्ब आएगा सिंगुलर। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। वन ऑफ आया, उसके बाद नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब आएगा सिंगुलर। तो आप देखो वन ऑफ आया तो ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये आपका प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया हमारा, प्लूरल नाउन आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है, तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा शब्द है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा शब्द है। अब ये जो इज आया, देखो वर्ब क्या आया आपका, ये आया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, वन ऑफ आया, उसके बाद नाउन आएगा प्लूरल, ठीक है, और वर्ब आएगा आपका क्या, सिंगुलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और रूल आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, एक और इसके अंदर रूल की बात हो रही है, जिसमें आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन, और यहाँ पे वापस से एक नाउन आ गया। एक और रूल मैं आपको बताता हूँ, जिसमें नाउन वन, उसके बाद ऑफ, और उसके बाद नाउन टू, ठीक है। इस कंडीशन में जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन वन के अकॉर्डिंग, ये भी याद रखो, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाउन वन मानता हूं, ठीक है, इसको मैं, अच्छा, लेकिन यहाँ इसका नाउन वन जो है, यहाँ पर भी ऑफ प्रीपोजिशन आया, ठीक है। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, ये क्या है, एक्स्ट्रा साइंटिस्ट, एक्स्ट्रा रूल है। देखो यहाँ पे इसको अगर देखो, ये वन जो है ये नाउन वन है, और ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जो है ये नाउन टू है। ये पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक नाउन टू है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू किसके आएगा, नाउन वन। तो ये आपका क्या है, सिंगुलर है, वन क्या है, सिंगुलर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है और तो इसलिए ये भी सिंगुलर वर्ब है। तो यहां तक कोई एरर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब का यहां पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं। तो देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है साइंटिस्ट की वो क्या है, वो है इज दैट हिज डिस्कवरी। देखो हिज आया क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी हो रही है, साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट देखो कैसा है, अकेला है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज एकदम बराबर है, ठीक है। हिज डिस्कवरीज, इसकी जो डिस्कवरीज है, खोजे हैं और इनके जो इन्वेंशंस है ना, आर, तो किसकी बात हो रही है, इसकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस आर, किसकी बात हो रही है, इस डिस्कवरीज की बात हो रही है और इन्वेंशंस की बात हो रही है। तो ये आपका बिल्कुल प्लूरल आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स, यहाँ इस नाउन की बात हो रही है, इन डिस्कवरीज की बात हो रही है, इन इन्वेंशंस की बात हो रही है। ये जो है आर यूटिलाइज्ड, ठीक है, यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, टू द ओवरऑल, यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल, यूटिलाइज को डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब यहां पे टू गड़बड़ है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका प्रीपोजिशन का एरर है। किसका एरर है, आपका प्रीपोजिशन का एरर है दोस्तों, प्रीपोजिशन एरर है, ठीक है, क्योंकि टू यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, इन हमारा आ जाएगा, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हम इसी तरीके से बोलते हैं, ठीक है, कि इन्वेंशंस जो है वो यूटिलाइज हो गई किसके अंदर, टू द ओवरऑल डेवलपमेंट, नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। आप देखो कि एक सबसे ग्रेटेस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिस्ट की वो ये है कि उसकी जो डिस्कवरीज हैं, उसकी जो इन्वेंशंस है वो काम में आती हैं, किसमें आती है, किसमें आती है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में, नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर काम आती है, ठीक। तो मैं आपका सही हो जाएगा, मतलब हमारा जो एरर है वो कहां पर आ गया, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कहां गया, टू, इस डिस्कवरी नहीं, ये रहा यूटिलाइज टू, यूटिलाइज इन, मतलब सी वाले पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ही said to me, उसने मुझसे कहा, what time do you, है ना, do the bank open and close, है ना, open and आएगा यहाँ पे, open and, what time do the bank open and close। तो उसने मुझसे पूछा कि what time, देखो दोस्तों कभी भी what आया तो हम लोग उसके बाद what ही, देखो said to जो है ना, ये याद रखो, ये आपका डायरेक्ट है और ये हमारा इधर हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ चीजें याद रखो, जैसे सेट टू, ठीक है, तो सेट टू के अलग अलग वर्ड होते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है। जैसे उसने व्हाट टाइम पूछा है तो सेट टू जो है उसमें व्हाट टाइम, देखो ये पूछा जा रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट टाइम डू द बैंक, है ना, तो सेड टू में या तो आस्क्ड हो सकता है ना, आस्क्ड हो सकता है या इंक्वायर्ड हो सकता है, भाई इंक्वायरी भी हो सकती है, ठीक है, या वांटेड टू नो, है ना, वांटेड टू नो भी हो सकता है, वांटेड टू नो, इस तरीके से भी आपका ये हो सकता है ना, कुछ ना कुछ इंक्वायरी करने की बात हो रही है, पूछने की बात हो रही है, ठीक है, तो वो सेंस हो जाएगा। उसके अलावा व्हाट जो है वो आपका यहाँ पर भी व्हाट रहेगा, क्या रहेगा, व्हाट रहेगा, ठीक है। आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो आपका असर्टिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, किस में हो जाएगा, असर्टिव, मतलब एकदम पॉजिटिव सेंटेंस में आपका चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और क्या चेंज होगा कि जो प्रेजेंट टेंस है ना, अगर आपका इधर डू है तो इधर डिड हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू द बैंक, चलिए आगे देखते हैं। तो ही सेड टू मी, तो सेड टू का आस्क्ड हो सकता है, आस्क के साथ कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है, तो आस्क के साथ कभी भी टू नहीं आता है, तो ये हो सकता है सेड आस्क्ड मी, सेड मी कभी भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन गया आपका। ही वांटेड टू नो, ये हो सकता है, भाई वो जानना चाहता है, ही वांटेड टू नो, ये हो सकता है। ही आस्क्ड मी, है ना, यहाँ पर भी ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, है ना, व्हाट टाइम द बैंक ओपनड, अच्छा, आस्क मी व्हाट टाइम द बैंक ओपन एंड क्लोज, अच्छा, यहाँ पर अगर हम करें
ही आस्क्स मी व्हाट टाइम डू द बैंक, देखो डू तो होगा नहीं, ठीक है, डू तो नहीं होगा, क्योंकि डू अगर हम करते हैं, अगर ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना, एकदम ऑक्सिलरी वर्ब अगर हम ले रहे हैं, डू अगर हम लोग लगा रहे हैं तो मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हमको इसको चेंज करना है किसमें, असर्टिव, तो ए वाला भी हमारा जो है कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ही वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक ओपन, है ना, व्हाट टाइम द बैंक ओपन एंड क्लोज, बिल्कुल ये आप मीनिंग वाइज आप देखो, वो जानना चाहता है कि किस समय बैंक जो है खुलता और बंद होता है। और यहाँ पर भी देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, उसने कहा, मतलब वो इस बात को जानना चाहता है, समय, वो समय जानना चाहता है कि भाई किस समय जो है बैंक खुलता है और बंद होता है। और ये वाला देखो, ही सेड मी, अच्छा ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक, है ना, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक ओपनड एंड क्लोज, अच्छा ये देखो व्हाट टाइम द बैंक ओपनड एंड क्लोज्ड, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों। ये ओपन एंड क्लोज जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओपन एंड क्लोज जो है, ये बंद और खुलता है, ये आपका कोई वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक फ्रेज है। ओपन एंड क्लोज जो है, ये देखो ओपन एंड क्लोज, ये पूरा आपका फ्रेज है, क्या है, ये आपका एक फ्रेज है और इसको चेंज हम नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका एक फ्रेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, इसके अंदर इन्होंने चेंज कर दिया, वरना ये हमारा सही होता, तो हमारा सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल आपका सेंस भी वही का वही हो रहा है कि भाई वो इस चीज को क्या करना चाहता है, वो इस चीज को जानना चाहता है, ठीक है। तो वांटेड आया, इसका मतलब इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एरर हो गया, ओपन एंड क्लोज्ड, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो आपका सी वाला जो है राइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, यहां पर आप देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको देखना है, इसके अंदर आपका एक अंडरलाइन पार्ट है, हमको देखना है कि उसमें कुछ एरर है या नहीं है, ठीक है। अमित हैज, ठीक है, अमित हैज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, अच्छा तो ठीक है, तो ये क्या है, अमित हैज अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश, अमित हैज अ गुड कमांड ऑन, तो ये कमांड ऑन इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश पर नहीं होता है, अमित की इंग्लिश पर नहीं होती, कमांड के साथ जो है क्या लगता है, कमांड ओवर, क्या होता है, ओवर इंग्लिश होता है, कमांड ओवर के ऊपर, ठीक है। ये कभी भी हम किसी ओवर और किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओवर मैथ्स, ओवर इंग्लिश, ओवर स्टैटिस्टिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए ओवर जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको एक अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम हमको चाहिए, देखो क्या लिखा है, कैटेस्ट्रोफिक। कैटेस्ट्रोफिक का जो मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक, भयंकर, एकदम डिजास्ट्रस, कैलामिटस, कैलामिटस या फिर डिजास्ट्रस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भयावह, भयानक जिसको बोलते हैं ना वो डिजास्ट्रस, या रूइनस, जो बिल्कुल चीजों को खराब कर दें, ये सब के सब इसके जो है सिनोनिम्स है, ठीक है, इसके क्या है, सबके सब सिनोनिम्स है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा सिनोनिम कौन सा है, डिजास्ट्रस, ये आपका कैटेस्ट्रोफिक का सिनोनिम हो गया। मिस्टीरियस का मतलब होता है एकदम जादुई, जिसको बोलते हैं पजलिंग, कंफ्यूजिंग, ठीक है, एकदम पजलिंग, ठीक है, पजलिंग या मैजिकल, मिस्टीरियस बिल्कुल पजलिंग या कंफ्यूजिंग, है ना, पजलिंग हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, या क्वेर होता है या क्यूरियस होता है, क्वीर होता है, ठीक है, ये सब के सब इसके मिस्टीरियस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा होगा नहीं। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट, मुलायम। टफ का मतलब होता है हार्ड, तो ये सेंस में नहीं आएगा। डिजास्टर्स
जो है इसका एकदम राइट सिनोनिम हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हमको इसको देखना है। और दोस्तों चारों स्पेलिंग आपकी जो है एक ही वर्ड की दी हुई है, किसकी? डेफिनेट की। तो डेफिनेट ये सब क्या है? डेफिनेट जो है ये हमारी बिल्कुल राइट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है वही, फिक्स। ठीक है, क्लियरली डिफाइन या सर्टन। ठीक है, क्या होता है? सर्टन या फिर क्लियरली डिफाइंड। है ना, जो बिल्कुल स्पष्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्पष्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट। ठीक है, फिक्स जिसको बोला जाता है वो हमारा डेफिनेट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये हमने इस क्वेश्चंस के इस पर्टिकुलर जो पेपर हमारा है इसके 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर करवाऊं, ट्रिक्स की भी हेल्प से बताऊं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मेरा जो बताने का तरीका। चलिए, उससे आपको लाभ मिला होगा। और अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में।